केमिकल काइनेटिक्स। ये तो वही चैप्टर है ना जिसमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस और हाफ लाइफ आती है। यार ध्यान से सुन, अगर कोई तेरा टॉपिक स्पेसिफिक जो वीक है ना तो टाइम स्टैम्प दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके वो वाला टॉपिक देख ले। अदरवाइज इस चैप्टर में जो मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए एग्जाम के लिए उसको तो करके जरूर जाना पक्के से। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स देखने तो उसकी लिंक प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाकर के बाकी के चैप्टर्स भी देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये केमिकल काइनेटिक्स है किस बीमारी का नाम? तो ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री। इसमें हम स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन या उसके रेट या जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उसके रेट को, रिएक्शंस की जो रेट है उसको जो अफेक्ट कर रहा है फैक्टर, उसको हम पढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स उसकी ब्रांच है। अब जो रिएक्शंस होती है ना उसको अलग अलग बेस पे कैटेगराइज किया जाता है। जैसे अगर मैं स्पीड की बात करूं कि भाई जो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी उसको वेरी फास्ट बोलूंगा, जो धीरे होगी इसको स्लो बोलूंगा। तो वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल वो देखे अगर हम, तो ये है AgNO3 प्लस NaCl, AgCl और NaNO3। ये होता क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बेसिकली आयनिक रिएक्शन इसमें हो रही है, तो उसको हम कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। अब होता क्या है भाई, बड़ी जल्दी रिएक्शन हो जाती है, पलक झपकाते ही एकदम से ये रिएक्शंस हो जाते हैं कंप्लीट। फिर उसके बाद है वेरी स्लो। वेरी स्लो रिएक्शन कौन सी? बहुत धीरे धीरे होती है। जैसे कि अगर कहीं आप लोहा रख दो तो उसको जंग लगने में टाइम लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। जैसे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हो गया, पेट्रोल जो बनता है, जो कोल बनता है वगैरह, तो वो सबका फॉर्मेशन वो वेरी स्लो हो गया। मॉडरेट हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, इसको हम डिटेल में देखेंगे थोड़ा। असल में इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है, हम आगे देखेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप की बात करें तो फिर एलिमेंट्री स्टेप अगर होंगे तो एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे, तो सिंगल स्टेप होगा ना। फॉर एग्जांपल मान लो एक कोई ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है बी, तो ये सिंगल स्टेप है, इसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर कई सारे स्टेप हो रहे हैं कि ए से बी बन रहा है, फिर सी बन रहा है, फिर डी बन रहा है, तो कई सारे स्टेप्स हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और इसका हर एक स्टेप, मान लो मैंने इस वाले स्टेप को पकड़ लिया तो हर एक स्टेप इसका एलिमेंट्री होता है, या फिर मैंने इस वाले स्टेप को पकड़ लिया तो हर एक स्टेप जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है उसका एलिमेंट्री रिएक्शन होता है हर एक स्टेप। अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की तो इसको निकालते कैसे? पहले ये समझो कि ये है क्या। तो कंसंट्रेशन, जब भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता रहता है तो चेंज होते रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर यूनिट टाइम, तो उसको हम कहते हैं रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो समझ आ गया, इसकी यूनिट क्या होगी ध्यान से सोचना। अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट यानी कंसंट्रेशन होगी तो यूनिट होगी इसकी कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। कंसंट्रेशन को किससे दर्शाते हैं? मोल पर लीटर से, और टाइम को किससे दर्शाते हैं? पर सेकंड से। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई मोल पर लीटर पर सेकंड। इसको जो ये मोल पर लीटर है इसको मोलर भी बोलते हैं, तो मोलर पर सेकंड हो गया इसकी यूनिट। जैसे मान लो मेरे पास एक रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसमें होता ये है धीरे धीरे जब टाइम जाता है तो रिएक्टेंट खत्म हो जाते हैं और प्रोडक्ट बन रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल लो सिंपल सा, जैसे हमारे पास समोसे तो आप खाते होंगे, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक मैदा रखा हुआ है और समोसा बन रहा है, तो मैदा जब समोसा बन जाएगा तो मैदा पूरा खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो ऐसे जब पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा तो रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, तो रिएक्टेंट डिसअपीयर हो जाएगा, यानी कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। यानी कि शुरू में रिएक्टेंट अगर इतना था तो टाइम के साथ वो कम हो जाएगा। तो ये क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ब्रैकेट जो होता है वो कंसंट्रेशन होता है, और प्रोडक्ट जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या हो गया? ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई। ये तो हो गया सिंपल सा ग्राफ। अब मान लो एक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, ये समोसे मैदा थोड़ी ना आएगा एग्जाम में तो ये आने वाली रिएक्शंस। तो अगर N2 + 3H2 2NH3, इसका एग्जांपल अगर ले, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है ये, तो इसमें होता क्या? देखो अगर मुझे ये लिखना है कि इसका रेट क्या है, तो रेट कैसे लिखूंगा देखना ध्यान से। रेट कैसे लिखूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट, तो मैं लिखूंगा, मेरे को लिखने का तरीका क्या है, मैं लिखूंगा डेल्टा N2 की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टाइम, मतलब कि जो N2 की कंसंट्रेशन है वो कम या ज्यादा हुई पर यूनिट टाइम, उसे कहते हैं, है ना। और मैं यहाँ पे लगा दूंगा माइनस। अब माइनस क्यों लगाऊंगा? क्यों भाई? कम हो रही है ना कंसंट्रेशन, मैंने बताया कि मैदा खत्म हो रहा है तो माइनस में जा रहा है ना, तो वैसे ये भी जो रिएक्टेंट है ये माइनस में जा रहा है, यानी ये खत्म हो रहा है। इज इक्वल टू ये होगा डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा T। अब देखो ये भी रिएक्टेंट था तो माइनस लगेगा। अब देखना ध्यान से सुनना, इसका कोफिशिएंट क्या है, यानी इसके आगे क्या लगा है 3, तो ये नीचे आ जाता है। मतलब रेट को लिखने का एक्सप्रेशन है, इसको हम बोलते हैं रेट। कैसे लिखते हैं? रेट क्या होता है रिएक्शंस की? इज इक्वल टू डेल्टा NH3 की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टाइम। अब देखो प्रोडक्ट बना है, यानी कि अभी भी बना है तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं आता, यहाँ पे पॉजिटिव आता है।
और ये जो कोफिशिएंट है ये तो बेचारा हमेशा नीचे जाता है तो नीचे आ गया। अब ध्यान से देखना, क्या इसमें जो N2 है और H2 है ये रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट क्या होता है, यानी कि जो मैदा था, जो समोसे बना रहे थे उस एग्जांपल में, तो मैदा क्या हो रहा था, धीरे धीरे खत्म हो रहा था, यानी कि मैदा डिसअपीयर हो रहा था। तो जो हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालते हैं वो किसकी निकालते हैं, वो हम रिएक्टेंट की निकालते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 वो कैसे निकालेंगे भाई, एग्जाम में पूछा जाता है, देखना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 वो हम लिख देंगे माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 ये कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा H2 का कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा टी। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मैं कोफिशिएंट नहीं लगाऊंगा, डिसअपीयरेंस या फिर अपीयरेंस में हम कोफिशिएंट नहीं लगाते हैं। अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 की बात करें, अपीयरेंस क्यों, NH3 अपीयर हो रहा है क्योंकि बन रहा है ना भाई, कोई चीज अगर नहीं आ रही है तो उसको अपीयरेंस बोलते हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 क्या है, वो है प्लस डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा टाइम। यहाँ पे भी कोफिशिएंट नहीं आया, नीचे कोफिशिएंट आता ही नहीं है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस में इसमें कोफिशिएंट आते ही नहीं है। तो रेट लिखने का तरीका समझ आया। अब इसको लिखने का मेरे पास एक और तरीका, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, रेट को मैं लिख सकता हूँ रेट बराबर माइनस डी N2 बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी H2 बाई डी टी, 3 तो रहेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू प्लस डी NH3 बाई डी टी, और यहाँ पे 2 तो रहेगा ही। अब ध्यान से सुनना, जब ये डेल्टा है और ये डी है तो इन दोनों में फर्क होता है, हमने फिजिक्स में पढ़ा है, चलो फिजिक्स नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, केमिस्ट्री पढ़ लो थोड़ा सा। तो इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो डेल्टा मतलब होता है चेंज, यानी कि टाइम ड्यूरेशन, कितनी देर में चेंज हुआ है, तो वो डेल्टा हो गया। तो इसको मैं बोलता हूं, ये जो मैंने लिखा है ना इस रेट को, इसको मैं बोलता हूं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलता हूं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो डी करके दिखाया जा रहा है ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस है, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो तरह की हो गई, एक हो गई एवरेज, एक हो गई इंस्टेंटेनियस। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है, देखो देखो भाई, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 4 घंटे पढ़ाई करो, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ो, तो अगर मैं आपसे 4 घंटे बाद आके पूछूंगा कि भाई आपने क्या पढ़ा उस टाइम ड्यूरेशन में, तो आप बोलोगे मैंने फिजिक्स भी पढ़ी और केमिस्ट्री पढ़ी। बट मान लो जब आप पढ़ रहे थे उस दौरान आपकी मम्मी आकर के देख रही है, तो मैंने पूछा जब आपकी मम्मी आई थी देखने के लिए, तो उस मोमेंट पे, उस इंस्टेंट पे, वो जो खास पल था उस टाइम पे क्या पढ़ रहे थे, तो आपने बोला मैं तो फिजिक्स पढ़ रहा था। तो जो वो मूवमेंट में जो आप पढ़ रहे थे वो हो गया इंस्टेंटेनियस, जबकि टोटल जो टाइम ड्यूरेशन में किया वो हो गया एवरेज। अब ये रिएक्शंस की जो रेट होती है कि रिएक्शन फास्ट होगी कि स्लो होगी, तो इसको अफेक्ट कौन कर रहा है, तो इसके अफेक्ट करने वाले 7 फैक्टर है टोटल। पहला फैक्टर ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, भाई जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा, जितना ज्यादा मैदा होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा समोसा बनाने में, जल्दी जल्दी बनेंगे, उतना कोशिश करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज्यादा रिएक्टेंट लाओगे उतनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, सिंपल। तो इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, फॉर एग्जांपल लो आपकी, जैसे आप चाय बनाने जा रहे हो, तो चाय आप बना रहे हो कम गैस करके, और एक आप चाय बना रहे हो तेज गैस करके, तो जल्दी से बनेगी तेज गैस पे, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा तो रेट ज्यादा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर 3 पे नेचर ऑफ रिएक्टेंट, की भाई नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसा है, यानी कि जो पिछले वाले बॉन्ड थे, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्टेंट के वो जो बॉन्ड है वो टूट पा रहे कि नहीं टूट पा रहे, यानी वो पुरानी यादों को छोड़ पा रहा है कि नहीं, मतलब ये देखा जा रहा है कि वो पुराने रिश्ते को छोड़ करके नया रिश्ता बना पाएगा कि नहीं। ओल्ड बॉन्ड तोड़ेगा तभी तो नया बनाएगा, न्यू बॉन्ड बनाने के लिए ओल्ड तो तोड़ना पड़ेगा ना भाई। नंबर 4 पे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट है उसकी फिजिकल स्टेट कैसे। अब मान लो गैस है और एक जगह सॉलिड है, तो सॉलिड तो जल्दी रिएक्ट नहीं करते भाई, गैस होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो उसका रिएक्ट करना बहुत अच्छे, उसके फ्री पार्टिकल होते हैं, तो रिएक्ट करना बड़े आसान होता है। तो गैस होगा कोई चीज तो जल्दी रिएक्ट कर जाएगी। देन उसके बाद 5 नंबर पे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा दोगे ना अगर आप किसी भी चीज का, तो उसकी रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप लो मिश्री, मिश्री को आपने पानी में घोला और एक बार आपने मान लो घोला पाउडर्ड जो शुगर होती है उसको, तो पाउडर्ड शुगर जल्दी घुलेगी, क्यों, क्योंकि पाउडर्ड शुगर का सरफेस एरिया ज्यादा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाएगी। देन नंबर 6 पे इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। अब मतलब कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती है ना जो रेडिएशंस के प्रेजेंस में होती है, यानी कि जब उसको सनलाइट मिलेगा तभी होगी, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन, HCl जब बनता है ना तो भाई उसको रेडिएशन चाहिए, नहीं तो फिर जल्दी नहीं बनता है वो। और देन उसके बाद नंबर 7 पे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, की कैटलिस्ट पे भी तो फर्क पड़ता है भाई, कि कैटलिस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर देखो मान लो अगर एक रिएक्शन हो रही है,
एक रिएक्शन हो रही है उसमें कैटलिस्ट है ही नहीं, तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो बिना कैटलिस्ट के इसकी ये हालत है, इसको ऊपर तक जाना पड़ेगा, यानी कि इसको इतनी एनर्जी चाहिए होगी, इतनी सारी एनर्जी चाहिए होगी, ये जो एनर्जी इसको चाहिए होगी ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी इसको चाहिए होगी बहुत सारी। ये मतलब क्या होता है, ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसको बहुत सारी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अब मान लो कैटलिस्ट आ गया, तो कैटलिस्ट पता है क्या करेगा, वो बोलेगा भाई एक शॉर्टकट ले ले, मैं तेरे को एक शॉर्टकट देता हूँ। जैसे होता नहीं, कुछ लोग शॉर्टकट दे देते हैं आकर के, ले भाई तू इतने लंबे रास्ते से क्यों जा रहा है, मैंने एक खुफिया रास्ता देखा जंगल से शॉर्टकट। तो वैसे कैटलिस्ट बोलता है मैं ना एक तेरे को एक शॉर्टकट दे देता हूँ, रिएक्शन तू ऐसे करके क्यों जा रही है, मैं ना तेरे को एक शॉर्टकट दे देता हूँ। तो वो ऐसे करके शॉर्टकट दे देता है इसको यहाँ से। तो अब क्या होगा, अब एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतनी से लगेगी, तो ये कहाँ इतनी लग रही थी और कहाँ अब इतनी लगने लग गई, तो अब इसको कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया और कैटलिस्ट ने रिएक्शन को फास्ट करा दी, एकदम तेजी से करा दी, क्योंकि शॉर्टकट दे दिया ना उसको। तो कैटलिस्ट होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, अगर नहीं होगा फिर तो बड़ी दिक्कत है, तो रिएक्शन फास्ट नहीं होगी, स्लो होगी, जिस स्पीड से होती है उसी से होगी। तो कैटलिस्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट हियर। ये रेट लो क्या होता है, तो रेट लो होता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब एक लो दे रखा है इन्होंने, उसको रेट लो कहते हैं। वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन। देखो जो ये बोल रहे हैं वो हम करते हैं। जैसे मान लो एक रिएक्शन हो रही है, इसका कोफिशिएंट ए है और ये ए एक कोई रिएक्टेंट है और ये बी है, बी भी एक रिएक्टेंट है, ये जो बी इसके सामने लगा ये कोफिशिएंट है और एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन। इसकी कंसेंट्रेशन और इसकी मोलर वाली लेनी है, इसकी मोलर यानी ब्रैकेट में लेना पड़ेगा और इसकी मोलर यानी ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, इन दोनों की मोलर कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट ईच रेस टू पावर देयर कोफिशिएंट, और इसकी पावर जो है कोफिशिएंट लेने। देखो कोफिशिएंट ये ए और बी लेने का मन कर रहा है हमारा, बट ऐसा नहीं होता, कोफिशिएंट ए और बी नहीं लेते। इन्होंने आगे कुछ बोला है, कोफिशिएंट ऑन विच रेट एक्चुअली डिपेंड, जिसपे एक्चुअली मतलब एक्सपेरिमेंट, भाई एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं उसी को तो एक्चुअल बोलेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि रेट लो जो है ना वो थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं हो कि कुछ भी रख दो, यानी कि इसमें ए दिख रहा है तो ए रख दो यहाँ पे ऊपर और बी दिख रहा है तो यहाँ बी रख दो, नहीं ऐसा नहीं होता, वो थ्योरेटिकल नहीं है, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा x और यहाँ पे मैं लिखूंगा y, यानी कि x क्या है और y क्या है, ये मुझे कहाँ से पता चला, ये मुझे एक्सपेरिमेंट करके पता चला, और आपको ना क्वेश्चन में दे रखा होता तो टेंशन मत लो। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा k और a की पावर x और b की कंसंट्रेशन की पावर y। अब ये k क्या है, तो ये जो k है इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, या फिर इसको हम कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहा जाता है इसको। ये जो रेट कांस्टेंट होता है ना, इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, मतलब अगर इसे मान लो डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम में है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। अगर ये एक हो जाए, जो ए की कंसंट्रेशन है वो अगर एक हो जाए और बी की कंसंट्रेशन भी एक हो जाए, तो मेरा जो रेट कांस्टेंट है वो रेट के बराबर आ जाएगा, है ना, सही कह रहा हूं ना। फिर से सुनना, अगर ए की कंसेंट्रेशन 1 हो गई और बी की कंसेंट्रेशन भी 1 हो गई, तो यहाँ पे भी 1 रखो यहाँ भी 1 रखो, तो 1 की पावर x 1 ही आएगा, 1 की पावर y 1 ही आएगा, तो k को ये पूरा 1 हो गया, मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो अगर ये दोनों 1 हो जाए, इन दोनों की कंसेंट्रेशन, तो रेट और k बराबर आ जाएगा, यानी कि रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन है जब a की कंसेंट्रेशन और b की कंसेंट्रेशन 1 है, यूनिटी है, तब होता है, उसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट। फैक्टर, ऐसे कौन सा फैक्टर है भाई जिसपे रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है, तो आप एक मंत्र याद रखो, रेट कांस्टेंट जो होता है ना वो बड़ा जिद्दी होता है, वो कहता है तुम कुछ भी कर लो, तुम नेचर ऑफ रिएक्टेंट बदल दो, तुम रिएक्शन कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मैं तो जब भी चेंज होऊंगा जब टेम्परेचर बदलेगा बस। हाँ रिएक्शन चेंज हो जाए तब भी हो सकता है, बट टेम्परेचर जब तक चेंज नहीं करोगे भाई तब तक नहीं बदलेगा, बहुत हीट है ये रेट कांस्टेंट। तो फैक्टर कौन से, देखो पहले तो ये पता होना चाहिए के किसको रिप्रेजेंट करा है, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करा है। पर्टिकुलर रिएक्शन में जो पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, अगर उसका 25 डिग्री सेल्सियस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो गया, उस पे रेट निकालूंगा तो वो आएगा अलग। अगर मैं 28 पे निकालूंगा यानी टेम्परेचर चेंज कर दूंगा तो भाई रेट भी, रेट कांस्टेंट, रेट नहीं रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। फॉर सेम रिएक्शन डिफर विद टेम्परेचर, अगर मान लो दो रिएक्शन है सेम है, यानी कि एक जगह
हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, दूसरी जगह भी हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग है। एक जगह 25 है, एक जगह 50 है, तो अलग टेम्परेचर है, तो रेट कांस्टेंट भी अलग हो जाएगा वहां पे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अलग है, सिंपल। अब डू नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कम लो चाहे ज्यादा लो, लेकिन रेट कांस्टेंट तो ढीट है। यूनिट ऑफ के, यानी इसकी यूनिट क्या है, तो ध्यान से देखना यूनिट क्या होगी इसकी। हम इसकी यूनिट अगर निकालना चाहे तो हमने बोला कि जो रेट होता है वो के और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन होता है, और इसकी पावर एन होता है। तो यूनिट कैसे निकालें इसकी? यूनिट निकालने के लिए रेट है, जो रेट क्या हम उसको मोलर में लिख सकते हैं, मोलर पर सेकंड में लिख सकते हैं, है ना, मोलर पर सेकंड में लिख सकते हैं। तो अगर मुझे इसकी रेट देखो, ये इसके बराबर आ गया, मोलर पर सेकंड आ गया, क्योंकि रेट को मोलर पर सेकंड में लिख सकते हैं। ये बड़ा एम क्या है? मोलर, मोलर है ये, जो मोलैरिटी निकालते हैं ना वो वाला, मोल पर लीटर पे, वो है ये। अब देखो जो ये आर है ये भी तो मोलर में होगा, क्यों? क्योंकि ये भी तो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये भी मोलर में होगा। तो के बराबर ये मोलर ऊपर और ये मोलर एन की पावर लगा करके नीचे, और ये पर सेकंड तो है ही। तो अगर मैं इसको ऊपर भेज दूं तो ये हो जाएगा एम 1 माइनस एन पर सेकंड। तो क्या मैं मोलर को मोल पर लीटर लिख सकता हूं? हाँ, और उसकी पावर हो गई 1 माइनस एन और पर सेकंड। अब ये एन क्या है? तो एन जो है वो एक्चुअल में ऑर्डर है। एन जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अब ये ऑर्डर क्या होता है? देखो, ऑर्डर कुछ नहीं है। ऑर्डर बस, अगर मुझे किसी भी रिएक्शंस का ऑर्डर निकालना है, रेट लॉ से मैं ऑर्डर कैसे निकाल लूंगा? ऑर्डर निकालने में मैं क्या करूंगा, जो रिएक्टेंट जो होंगे उसके कोफिशिएंट जो है, इसका कोफिशिएंट एक्स है, इसका वाई है, तो दोनों कोफिशिएंट को मैं प्लस कर दूंगा, मेरा ऑर्डर आ जाएगा। यानी कि मैं एक्स प्लस वाई कर दूंगा। और अगर इस रिएक्शन में सिर्फ आर था रिएक्टेंट, उसकी पावर अगर एन था, तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर क्या होगा? एन, क्योंकि वही अकेला है और कोई तो है नहीं इसके साथ, आर के अलावा और कोई है नहीं, तो ऑर्डर एन हो गई। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? यूनिट ऑफ के क्या हो गई? मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकंड। मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ, मोलर 1 माइनस एन पर सेकंड, क्योंकि इससे कंफ्यूजन नहीं होता, इसीलिए। तो आप इसको याद रखो, बाकी एग्जाम में किस तरह से पूछेंगे वो हम लिख लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ये कहते हैं रिएक्शंस होती कैसे। एक्चुअल में जब हम झांक करके देखे मॉलिक्यूलर लेवल पे जा करके, तो रिएक्शन में कोलिजन होता है भाई। जब तक कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन मतलब टकराना, जब तक वो टकराएगा नहीं दो मॉलिक्यूल्स आपस में, तब तक रिएक्शंस कैसे होगी भाई? तो कह रहे हैं कि फॉर अ रिएक्शन टू बी अकर, अगर एक रिएक्शंस को होना है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कम क्लोजर। भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी को रिएक्ट करना है, अगर कोई चीज रिएक्ट करेगी आपस में, तो उसको पास आने पड़ेगा। जब तक पास नहीं आएगी, जब तक रिएक्शन कैसे होगा? तो जब कोई चीज पास आएगी, दो दिल मिले, है ना, जब दो चीज पास आएगी, तो एक ये पास आया और एक ये पास आई, है ना, तभी तो रिएक्शन होगा। बिना पास आए कैसे होगा? यानी कि जब तक पास आएंगे नहीं तब तक बातचीत कैसे होगी, रिएक्शन कैसे होगा? तो बिल्कुल ऐसे मॉलिक्यूल्स को भी पास आना पड़ता है। जब मॉलिक्यूल पास आएंगे तभी रिएक्शन होगी, और वो कोलाइड भी करने चाहिए ईच अदर। अब ये नहीं कह रहा कि इसको जाकर के धक्का दे दो, मतलब मॉलिक्यूल के लेवल पे ऐसा होता है कि वो कोलाइड कर जाते हैं आपस में। जब तक वो कोलाइड नहीं करेंगे, यानी अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, इसने इसको धक्का नहीं दिया, जब तक सही तरीके से धक्का नहीं दिया तब तक। अब ये सही तरीका क्या होता है तो बताऊंगा। सही तरीके से जब तक धक्का नहीं दिया तब तक रिएक्शन होगी नहीं। अब सही तरीका क्या होता है? सही तरीका उसे बोलेंगे जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए। अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, भाई मकसद क्या है किसी भी रिएक्शन के होने का? मकसद क्या है? कि प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए। प्रोडक्ट फॉर्म होना यानी कि अच्छे से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, यानी कि इफेक्टिवली प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए। तो कोलिजन दो तरह से हो सकता है, एक इफेक्टिवली और इनइफेक्टिवली। इफेक्टिवली यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, और इनइफेक्टिवली यानी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो इफेक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म, नॉन इफेक्टिव मतलब प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। इफेक्टिव कोलिजन किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो ये, अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप जा रहे हो अपने दोस्त से बात करने, ठीक है, ये है दोस्त, तो आप इससे बात करने जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो हेलो आप कैसे हो, बट ध्यान से सुनना, बट आपने मुंह अपना इधर कर रखा है, मुंह अपना इधर कर रखा है, तो आपकी ओरिएंटेशन अच्छी नहीं है। ओरिएंटेशन इन द सेंस कि मुंह तो पीछे से घुमा रखा है आपने। मैं ऐसा करके आपसे बात करूंगा अच्छा लगेगा? तो ओरिएंटेशन मस्ट बी करेक्ट। ओरिएंटेशन सही होगी, यानी दिशा, जिस दिशा में देख रहे हैं भाई वो सही हो ना, तभी तो मजा आएगा, तभी तो बात होगी। और दूसरी चीज ये कि उनके बीच में एनर्जी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि ये ऐसे बात कर रहा है, मतलब ये सामने तो मतलब देख रहा है लेकिन ऐसे बात कर रहा
हेलो कैसे हो। तो एनर्जी तो है ही नहीं भाई, एनर्जी भी होनी चाहिए और दिशा भी अच्छी होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी खराब हुआ फिर भाई कोई काम नहीं होने वाला। तो एनर्जी बैरियर को ही पूरा करना चाहिए। रिएक्शन अगर होगी तो उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होनी चाहिए और उसका ओरिएंटेशन यानी जिस तरह से वो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है वो भी सही होना चाहिए। तो ओरिएंटेशन बैरियर और एनर्जी बैरियर इन दोनों को क्रॉस करना होगा। ये दोनों जो है बैरियर है, इन दोनों को जब क्रॉस करेंगे तब जाकर के रिएक्शन सफल होगी, तब जाकर के एक्चुअल में रिएक्शन हो पाएगी अच्छे से, जैसे ये वाली रिएक्शन हो रही है। अगला जो टॉपिक है वो है मोलिकुलैरिटी। अरे ये ऑर्डर कहाँ से, अच्छा ये ऐसे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, डिफरेंस के बेस पे पूछा जाता है, मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है इसीलिए। तो देखो भाई मोलिकुलैरिटी क्या है, जब अभी हमने कोलिजन पढ़ के आए कोलिजन थ्योरी, तो जब रिएक्शंस कर रहे होते हैं तो इफेक्टिवली कितने रिएक्टेंट, इफेक्टिवली का मतलब समझ आ गया होगा, ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए और एनर्जी बैरियर होना चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज है यानी इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, जो रिएक्टेंट इफेक्टिवली कोलिजन कर रहा है ऐसे कितने रिएक्टेंट है, तो उनको अगर हम सम कर दे उसको जोड़ दे तो मोलिकुलैरिटी है। क्या लिखा है डेफिनेशन वाइज, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कोलाइड इफेक्टिवली। जो वर्ड है ना इफेक्टिवली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू फॉर्म प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए देखो NH4NO2 है, वो N2 और 2H2 बना रहा है, तो इसकी जो रिएक्शन है देखो इसमें एक ही मॉलिक्यूल है, तो मोलिकुलैरिटी क्या है इसकी 1, इसकी मोलिकुलैरिटी 1 आ गई। इसमें दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं और दोनों इफेक्टिवली कर रहे हैं भाई, तो इसकी मोलिकुलैरिटी क्या आ जाएगी 2। इसमें ध्यान से देखो 2 NO के मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन है, तो यानी कि इसमें 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसकी मोलिकुलैरिटी क्या आ जाएगी 3। अब ये हमेशा ध्यान से देखो, क्या मैंने 1 2 3 जो ये मोलिकुलैरिटी है इसको मैंने फ्रैक्शन में लिखा नहीं, क्या मैंने इसको नेगेटिव में लिखा नहीं, क्या ये जीरो हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कोई रिएक्टेंट ही नहीं है और फिर भी रिएक्शन हो जाए, भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये तो वही बात हो गई बिना मैदे के समोसा बन गया, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो मोलिकुलैरिटी कभी जीरो हो सकती है क्या, नहीं। तो ये हमेशा होल नंबर होती है और नॉन जीरो होती है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है यार ये, मतलब ये तो हमने देख के ही बता दिया। हमने देखा कि भाई एक मॉलिक्यूल है मोलिकुलैरिटी 1, हमने देखा 2 है 2, हमने देखा 3 है 3, देखते ही बता दिया, मतलब प्रेडिक्ट कर लिया। तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ये, और ये डिफाइंड है सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, यानी कि जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है ना, जैसे अगर ए से बी बनता है डायरेक्ट तो बस उसके लिए डिफाइन है, बाकी के लिए डिफाइन नहीं है कि कॉम्प्लेक्स के लिए डिफाइन करें ना, ऐसा नहीं होता। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा है कि जो पावर्स होती है रेट लॉ में, जैसे ए की पावर एक्स थी और बी की पावर वाई थी, तो दोनों का सम करा था हमने तो हमारा ऑर्डर आया था, याद है कि नहीं। मे बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, यहाँ तक कि भाई मान लो अगर ऐसे दे दिया किसी ने कि रेट जो है वो के और ए की पावर 1/2 और बी की पावर 3/4 है, तो अब इसको ऐड करो 1/2 और 3/4 को ऐड करो तो क्या आएगा 4 और ये आएगा 5, तो 5/4 आ रहा है। अब 5/4 तो फ्रैक्शनल है, तो ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है भाई ऑर्डर, ये डिफरेंस एग्जाम में पूछा गया पहले। एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, यानी कि इसको तो हमने एक्सपेरिमेंट से डिफाइन करा था ना कि इसकी पावर क्या है। ये पावर हमने क्या ऐसे देखा और देखते ही बता दी, नहीं हमने एक्सपेरिमेंट किया तभी तो पता चला। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम पता करनी है तो ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, ये एलिमेंट्री के लिए भी डिफाइन है भाई, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है उसके लिए भी डिफाइन है, तो और अच्छी बात है। तो ऑर्डर ज्यादा अच्छा है, बट यहाँ अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही कि अच्छा बुरा देखना ना, यहाँ पे बात हो रही है डिफरेंस की, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। अब हम एक काम करते हैं, साइंटिस्ट की तरह जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसको रिसर्च करने चलते हैं, एक एक करके देखेंगे डिटेल में जाकर के कि भाई उसके अंदर है क्या और उसके रेट लॉ के एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, बाकी सारी चीजें ग्राफ्स वगैरह भी कैसे बनते हैं वो भी तो पता होना चाहिए। तो एक एक करके ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब होता क्या है, देखना अगर कोई रिएक्टेंट है मेरे पास आर और वो बन रहा है प्रोडक्ट, तो इसमें होता क्या है, जीरो ऑर्डर मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर मतलब रेट जो है रेट बराबर के और रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे आर। तो जो आर है देखो ऑर्डर कैसे दिखाते थे, ऑर्डर हम दिखाते थे जब हम किसी की पावर में वो डाल देते थे, मतलब अगर यहाँ पे इसका रिएक्शन का ऑर्डर होता 2 तो यहाँ पे पावर में क्या होता 2, बट ये क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे पावर में क्या होगा 0, है ना। तो यहां तक समझ आया, जीरो पावर होगी। अच्छा जीरो पावर है तो यानी कि ये जो है के आर, तो के जो है और किसी भी चीज की पावर अगर जीरो होती है तो 1 हो जाता है 1, तो यानी कि जो रेट है वो के बराबर आया।
तो अब क्या करेंगे, हम रेट को हम कैसे लिख सकते हैं। रेट को लिखने का एक और तरीका, याद करो सबसे पहले क्या सीखा था, बहुत पहले जब शुरू में लेक्चर शुरू हुआ था, बहुत पहले मतलब पिछले जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, जब लेक्चर शुरू हुआ था तो हम इंस्टेंटेनियस करके दिखा रहे थे रेट को। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डी और ये आर बाय डी टी, है ना, ऐसे ही रेट लिख सकते थे हम, पहले हमने देखा था। अब यहां पे मैंने क्या माइनस भी लगाया था, क्यों लगाया था माइनस, याद है, क्योंकि ये डिसअपीयर हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट खत्म होता जा रहा है। इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आया, के के बराबर आया। देखो रेट को तो इससे दर्शा दिया, ये के बराबर आया। अब हम एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, dt को उधर ले जाते हैं, तो इधर बचेगा माइनस डी आर और इधर आ गया के डॉट dt, है ना, यहां तक आ गया। अब देखना क्या होगा, मैं एक काम करता हूं, मुझे ये डी जब भी मुझे दिखता है ना डी, तो मेरे मन में खुजली होने लगती है, यानी कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ, इधर भी इंटीग्रेट कर दिया, इधर भी इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने से ये होगा ना, क्योंकि भाई मुझे डी पसंद नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, तो मैं यही करने जा रहा हूँ। तो अब देखो इंटीग्रेट, लेकिन इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूं, तो हम एक काम करते हैं, सपोज सपोज मान लेते हैं हम कि जब t इक्वल टू जीरो था, t इक्वल टू जीरो मतलब समझ रहे हो, जब रिएक्शन इनिशियल था शुरू में t इक्वल टू जीरो पे, तो जो रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो आर नोट था। मतलब समझ आ रहा है मैं कह रहा हूं, अगर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है तो t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे जो इसकी जो कंसेंट्रेशन थी वो आर नोट थी, और जो t इक्वल टू टी यानी बाद में जब टाइम हुआ तो इसमें जो बचा, ये जो आर है ये बचा है, जितना बचा वो आर है। और t इज इक्वल टू अगर मैं t लू तो मैं मान ले रहा हूं कि उस टाइम पे उसकी कंसेंट्रेशन आर है, ऐसा मान लिया। तो मैं कैसे लिमिट लूंगा, t बराबर जीरो पे यहां पे आर नोट ले लिया, और यहां पे t बराबर t पे आर ले लिया, है ना। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, अब माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ बचा यहाँ पे आर, आर की जगह पहले अपर लिमिट फिर माइनस में लोअर लिमिट, है ना, ऐसे ही आता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर माइनस आर नोट और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, है ना, ऐसे ही होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, अब मुझे के को बाहर ले लूंगा क्योंकि भाई ये तो कांस्टेंट है, और dt में t अंदर है, तो पहले t की जगह t लेना है, t माइनस फिर t की जगह जीरो लेना है। अब देखो इसको सॉल्व करके, तो ये हुआ माइनस आर और ये माइनस अंदर चला गया, तो ये हो गया प्लस आर नोट इज इक्वल टू के टी, इज इक्वल टू के टी आ गया, है ना। तो इसका इक्वेशन क्या आया, आर नोट माइनस आर बराबर के टी, ये इसका आंसर आया। इसको आपको याद रखना है कि आर नोट माइनस आर। अब आर नोट क्या है, आर नोट तो इनिशियल है, मैं तो ऐसे याद करता हूं, जितना था, जितना था, और आर यानी जितना बचा। जब भी मैं फॉर्मूले याद करता हूँ ना, पता है कैसे याद करता हूँ, जितना था अपॉन में जितना बचा करके, इससे मेरे को बहुत आसान लगता है फिर सवाल सॉल्व करना। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आ गई। अब मुझे टाइम निकालना, तो क्या करूंगा, तो आर नॉट माइनस आर और मैं के को नीचे ले जाऊंगा। अब मान लो मुझे इस वाली इक्वेशन में ये निकालना है कि हाफ लाइफ क्या है। अब ये हाफ लाइफ क्या होता है, तो हाफ लाइफ का मतलब होता है जब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पहले से आधी हो जाती है, यानी कि वो कौन सा टाइम होगा जब ये कंसेंट्रेशन आधी हो जाएगी। आधी मतलब शुरू में ये आर नोट था बटे टू हो जाएगी। ऐसा कौन सा टाइम है जब कंसेंट्रेशन आर नोट अपॉन टू हो जाएगी, यानी कि पहले जो इनिशियल थी उसकी आधी हो जाएगी। तो क्या मैं आर की जगह आर नोट बाई टू रख सकता हूं, क्योंकि जितना बचा, देखो आधा अगर कंज्यूम हो गया, कि मान लो आर नोट था तो आधा अगर कंज्यूम हो गया तो बचेगा कितना, तो जो बचा है वो आर नोट अपॉन टू है। तो क्या मैं इसमें आर की जगह आर बटे टू डाल दूं, आर बटे टू, तो आर नोट माइनस आर नोट बटे टू इज इक्वल टू के टी, और ये टी कौन सा है, हाफ वाला, हाफ लाइफ। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, के इधर आ जाएगा, टी हाफ जो आएगा, हाफ लाइफ आएगी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ आएगी वो आएगी आर नोट अपॉन टू के। अब मान लो मुझे ग्राफ बनाना है, तो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा, जैसे मुझे अगर इसका ग्राफ बनाना है, पहले तो एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहला ग्राफ अगर हम बनाने जा रहे हैं तो वो रेट, यहां पे रेट होगा
और यहाँ पे कंसेंट्रेशन होगा, तो रेट और कंसेंट्रेशन का बनाने जा रहे। देखो जो रेट है, रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया था, आर नोट की पावर 0, और आर नोट तो भाई 1 है, तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 है, और 1 तो एक कांस्टेंट है भाई, तो यानी कि जो रेट है वो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता। तो कंसेंट्रेशन तो इसमें दिख ही नहीं रहा, कहीं इसमें कंसेंट्रेशन है बताओ। जब कंसेंट्रेशन ही गायब हो गया तो जो रेट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। भाई कंसेंट्रेशन जाओ कुछ भी हो, लेकिन मुझे रेट को कांस्टेंट रखना है हमेशा। तो जो जीरो ऑर्डर में है रेट जो है वो कंसेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है। डायरेक्ट एमसीक्यू में भी आ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर आए ऐसा तो जीरो ऑर्डर उसका आंसर हो जाएगा। अब मान लो मैं दूसरा ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, दूसरा ग्राफ कौन सा बनाने जा रहा हूँ, इसका। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो आर नोट माइनस आर बराबर के टी। मान लो मैं आर को उधर ले गया तो आर उधर चला गया, तो ये आ जाएगा आर नोट माइनस के टी। अब ध्यान से देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखू या सी प्लस एम एक्स लिखू, बात वही है, c प्लस एम एक्स। तो x एक्सिस पे मैं टाइम लूंगा और r को मैं लूंगा y एक्सिस पे, यानी कि जो रेट है उसको y एक्सिस पे लूंगा। तो अब मैं इसको एक ग्राफ अगर बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनाना है, y एक्सिस पे मुझे लेना है r को और x एक्सिस पे टाइम को लेना है। तो अब क्या होने वाला है, ये m जो है, m मतलब स्लोप होता है, स्लोप क्या है इसका, माइनस के, यानी कि स्लोप जो है नीचे जाता हुआ स्लोप है। तो इसका स्लोप क्या आया, स्लोप आया माइनस के, और ये जो c है ये इंटरसेप्ट होता है, तो ये रहा इसका इंटरसेप्ट, और ये r नोट है। तो इंटरसेप्ट क्या आया, इंटरसेप्ट क्या आया, वो आया r नोट, स्लोप क्या आई माइनस के। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम यूनिट की बात करें कि भाई ये जो k है इसकी यूनिट क्या है, तो k की यूनिट के लिए मैंने आपको सिंपल सी बात बोली थी कि यूनिट ऑफ k जो होती है वो होती है मोलर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, है ना। तो n की जगह 0 रख दूं, n मतलब ऑर्डर होता है, तो n की जगह अगर मैं 0 रख दूं, n बराबर 0 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या होगा, 1 माइनस 0 तो वो हो गया मोलर पर सेकेंड, यानी कि ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ के क्या आ गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो आ गई मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखो इसके ना कुछ एग्जांपल्स भी है, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है उसके कुछ एग्जांपल्स भी है। वो क्या है, पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल H2 प्लस Cl2 ये फॉर्म करेगा HCl, तो ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा N2O ये देगा N2 प्लस O2। अब रिएक्शन को बैलेंस कर दो तो ये इधर आ गया, ये इधर बैलेंस हो गया। तो ये दोनों रिएक्शन जो है जीरो ऑर्डर के एग्जांपल है, आपको याद रखने हैं अच्छे से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगी, जो इक्वेशन लास्ट में आती है ना इसमें डेरिवेशन करने के बाद, उसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहते हैं। तो मान लो मेरे पास एक रिएक्टेंट है R, उसका बन गया प्रोडक्ट। तो इसमें होता क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, रेट जो है, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की पावर 1 के, है ना। 1 पावर है यानी कि जो ऑर्डर है वो 1 है। तो अब क्या होगा, रेट जो है, रेट इज इक्वल टू आ जाएगा के और ये आ जाएगा आर। तो आर क्या है, आर तो हमें पता कॉन्सेंट्रेशन है, यानी इसके बाद हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रेट की जगह, रेट की जगह मैं लिख सकता हूं डी आर अपॉन में डी टी, है ना। मैंने पिछले बार में भी ऐसा करा था, इज इक्वल टू के आर। देखो पावर 1 है, 1 को मैं हटा भी सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, के आर। अब ये इसको मैं इधर ले लेता हूं, जो ये आर है ना इसको मैं इधर ले लेता हूँ, टी को उधर भेज देता हूँ, माइनस डी आर अपॉन में नीचे भी आर, और ये इधर चला गया तो ये हो गया के डॉट डी टी। अब देखो फिर वही डी टी दिख रहा है, डी दिखते ही मेरे को मन करता है कि भाई मैं तो इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो फिर से मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ। अब इंटीग्रेट जैसे उसमें करा था वैसे यहाँ भी कर देंगे, यानी कि टी बराबर 0 लेंगे तो उस टाइम पे आर नोट लेंगे, टी बराबर टी लेंगे तो उस टाइम पे आर ले लेंगे। आर नोट क्या है, जितना था शुरू में, जितना था इनिशियली, और आर क्या है, जितना बचा, जितना था और जितना बचा, है ना। तो अब देखो इज इक्वल टू माइनस, देखो इसका जब इंटीग्रेशन होता है वो ln आता है, ln, और पहले हम लेंगे अपर लिमिट, तो ln r माइनस ln r नोट
और ये ब्रैकेट में बंद कर दिया। देखो पहले अपर लिमिट लेते हैं फिर लोअर लिमिट लेते हैं, इज इक्वल टू के टी, ये तो के टी के बराबर ही है। अब मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा एल एन आर नोट माइनस एल एन आर। अब देखो यहां से जब आपको पता होगा कि अगर एल एन ए माइनस एल एन बी होता है तो उसको हम एल एन ए अपॉन बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं ऐसा करने वाला हूं, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं एल एन आर नोट अपॉन आर, ये तो के टी के बराबर है, इज इक्वल टू के टी। अब देखो एक और चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो एल एन होता है ना वो नेचुरल लॉग है तो वो 2.303 लॉग के बराबर होता है, ये चीज हमें पता है। तो मैं एल एन की जगह 2.303 लॉग लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं। तो अब मैं इधर आ जाता हूँ, अब मैं इधर लिख दूंगा एल एन की जगह 2.303 लॉग आर नोट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी। तो यहां से मैं टाइम निकालने के लिए के को नीचे ले जाऊंगा तो टाइम बराबर 2.303 अपॉन के लॉग आर नोट अपॉन आर, तो ये आ गया इसका टाइम। और हमें ये पता है कि आर नोट क्या है, तो एक और बार फिर से लिख लो, आर नोट जितना था, इसी तरह से याद करोगे तो सही रहेगा क्योंकि बहुत जगह कंफ्यूज करते हैं। जितना था अपॉन में जितना बचा, था अपॉन में बचा, है ना, तो लोग था अपॉन में बचा यानी आर नोट अपॉन आर आ गया। अब मान लो मुझे ये निकालना है कि भाई इसकी हाफ लाइफ क्या है, यानी कि मुझे टी हाफ निकालना है, टी हाफ। तो टी हाफ निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, टी हाफ निकालने के लिए मैं आर की जगह आर नोट बाय 2 रख देता हूँ। तो अब देखना 2.303 अपॉन में के लॉग आर नोट और नीचे है आर नोट बाय 2। अब मैं क्या करूंगा, आर नोट से आर नोट कट जाएगा तो वो 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि log 2 हो जाएगा, और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3, log 2 होता है 0.3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई 0.3 अपॉन में के, ये टी हाफ है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आएगा टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन में के। डायरेक्ट याद रख लो इसको टी हाफ को, तो टी हाफ आया 0.693 अपॉन में के। अब अगर मान लो मेरे को ग्राफ बनाना है तो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा इसका, तो अब ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ना पहला ग्राफ तो मुझे ये बनाना होता है, एक बनाना होता है रेट का और एक बनाना होता है कॉन्सेंट्रेशन का। तो जैसा कि हमें पता है कि जो रेट है, रेट वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की पावर 1 के, यानी कि जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा होता है स्ट्रेट लाइन। अब अगर मुझे दूसरा ग्राफ बनाना है तो दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा, तो मुझे तो यही पता है कि लॉग आर नोट अपॉन आर जो है वो बराबर होता है के टी अपॉन 2.303 के, ये बात मेरे को पता है ना। अब ये कैसे आया था, 2.303 इधर था ना तो इसको मैं इधर लेके आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं लॉग आर नोट माइनस लॉग आर इज इक्वल टू के टी अपॉन में 2.303 ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं ऐसा करता हूं कि मुझे तो लॉग आर चाहिए, मुझे तो वाई एक्स की जगह पे, यानी कि मुझे सबसे पहले यहाँ इस तरफ मुझे वाई एक्सिस पे आर चाहिए, लॉग आर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले जाता हूं और इसको इधर ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा लॉग आर, ये इधर आ जाएगा लॉग आर नोट माइनस के 2.303 और टी। अब देखो ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स लिखूं या एम एक्स प्लस सी, बात तो वही है। तो ये x एक्सिस हो गया, टाइम जो है x एक्सिस पे आ जाएगा और y एक्सिस पे क्या आ जाएगा log r। तो अब मुझे बस इसका ग्राफ बनाना है, log r और इधर आ गया टाइम। तो देखो स्लोप जो है वो माइनस में है ना, माइनस के अपॉन 2.303 स्लोप है, तो स्लोप क्या आ गया, स्लोप माइनस के अपॉन 2.303। और अगर ये इसकी बात करें तो ये क्या है, तो भाई ये इंटरसेप्ट है, c बराबर कितना आया, इंटरसेप्ट जो है वो आया log r नोट। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। अब अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आएगा, तो अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट जो है यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के आएगा वो तो होता है मोलर 1 माइनस एन पर सेकेंड। अब n की जगह क्या रखेंगे 1, क्यों,
क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है इसीलिए। तो m 1 - 1 पर सेकेंड, तो ये आ गया m की पावर 0 पर सेकेंड, तो ये आ गया पर सेकेंड। यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका जो यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का, के मतलब रेट कांस्टेंट, उसका यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड। अब अगर इस रिएक्शंस के एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स कौन से हैं, जो वाटर है H2O वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, और अगर इसको बैलेंस करें तो 2 इधर आएगा और 2 इधर आएगा, है ना। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। बात करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, उसको जेड से दिखाते हैं। कोलिजन थ्योरी की बात नहीं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड जो हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो कोई रिएक्शन A प्लस बी कोई रिएक्टेंट अगर कर रहा है रिएक्शन, तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसमें एक इक्वेशन निकल के आती है रेट की। इनके हिसाब से कोलिजन थ्योरी जो कहती है उसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग जो रेट होता है वो PZAB e की पावर माइनस EA अपॉन RT होता है। ये तो एक्टिवेशन एनर्जी है, तुम्हें पता है। P क्या है, P जो है वो स्टेरिक इफेक्ट है, यानी कि भीड़ भाड़, भाई कितनी भीड़ है उसके हिसाब से देखा जाएगा ना, तो P स्टेरिक इफेक्ट है। ZAB क्या होता है, वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, A और B के बीच में कितना कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसको हम कह रहे हैं ZAB। और E की पावर माइनस E अपॉन RT क्या है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के वो वाले फ्रैक्शन होज एनर्जी जिसकी एनर्जी जो है इक्वल है या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है। मतलब ऐसी मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या उससे ज्यादा है, तो वो वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल उसको हम E की पावर माइनस E अपॉन RT से दिखा रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर, देखो सूडो मतलब क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा है, सूडो मतलब नकली फोर्स, तो सूडो यानी नकली, तो ये रिएक्शन भी नकली है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर लग रही है लेकिन है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि इसकी मोलिकुलैरिटी 2 होती है, यानी कि इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर की मोलिकुलैरिटी 2 होती है लेकिन ऑर्डर 1 होता है, तो ये सूडो यानी नकली तरह का। जैसे एग्जांपल, एसिड कैटालाइज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जो केन शुगर होता है ना सुक्रोज, उसका एसिड कैटालाइज रिएक्शन कराते हैं तो हमें GF यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। और वाटर को हम एक्सेस में लेते हैं, वाटर ज्यादा है तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि अगर वाटर कम हो या ज्यादा, रेट को जो रेट है, रेट की इक्वेशन में वो आ ही नहीं रहा, सिर्फ रेट की इक्वेशन में कौन आ रहा है, सुक्रोज, तो सिर्फ एक पे डिपेंड कर गया, यानी ऑर्डर 1 हो गई, जबकि मोलिकुलैरिटी 2 है। बिल्कुल ऐसे एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, जो इथाइल एसीटेट है उसको एक्सेस वाटर में रखा, उसके बाद वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है एसिटिक एसिड और इथेनॉल, OH है ना, इथेनॉल दे रहा है। बट इसकी जो रेट है वो वाटर पे डिपेंड नहीं कर रही, बेशक एक्सेस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी जो रेट है वो सिर्फ डिपेंड कर रही है किस पे, इथाइल एसीटेट पे, सिर्फ एक ही पे, यानी ऑर्डर 1 हो गया और मोलिकुलैरिटी 2 हो गई। जब केमिकल रिएक्शन होती है ना तो उसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि कोलिजन हो पाए, तो वो जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल में होना ही चाहिए। और ये जो होता है वो रिएक्टेंट में जो एनर्जी होती है वो, और जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, उन दोनों को ऐड करने पे आता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट और जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको ऐड कर दोगे ना आप, तब आ जाएगा। ये अरेनियस इक्वेशन जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है अरेनियस इक्वेशन, अच्छा हम ये कह रहे थे शुरुआत में कि जो रेट होता है, रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट जो के होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ऐसे हमने कहा था। तो भाई कैसे डिपेंड करता है, कोई मतलब फॉर्मूला वगैरह भी तो होना चाहिए कुछ, तो क्या फॉर्मूला है उसके पीछे वो हम देखने वाले हैं। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, ये सिंपल फॉर्मूला है, देखो इसको सिंपल करते हैं, रुक जाओ। के बराबर ए डॉट ई माइनस ई की पावर है माइनस ई अपॉन आर टी। तो ये वाला फॉर्मूला तो याद रख ही लेना, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कैसे भी, या फिर लिखने को बोलते क्या पता। तो मान लो अगर मैंने दोनों तरफ एल लिया, एल तो एल के हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एल ए, और अब ये जो पावर है ये नीचे आ जाएगी माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब सुनो ध्यान से, अगर मेरे को ग्राफ बनाना है तो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा, y बराबर c प्लस एम एक्स जैसा हो गया ये। मुझे ना ग्राफ पता है किस चीज का बनाना है, मुझे ग्राफ बनाना है एल के और 1 अपॉन टाइम का ग्राफ बनाना है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन टाइम, देखो t जो है उसको मैं 1 अपॉन टी भी लिख सकता हूं, ऐसे करके अलग कर दूंगा। तो x एक्सिस पे क्या आ गया, 1 अपॉन टाइम आ गया, और इसकी स्लोप क्या हो गई माइनस ई अपॉन आर टी, यानी माइनस का स्लोप है। तो स्लोप जो है वो क्या है माइनस ई ए अपॉन आर, ये स्लोप आ गया।
और ये इंटरसेप्ट है। ये जो ln a है, ln a ये क्या है, ये हमारा इंटरसेप्ट आ गया। तो ये वाला ग्राफ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जो ये इक्वेशन है ना, इसको मैं अगर k1 और k2 यानी दो अलग अलग रेट कांस्टेंट होंगे तो मैं ऐसे ले सकता हूँ, ln k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू EA अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन में T2 T1, ऐसे करके मैं ले सकता हूँ। ये वाली इक्वेशन भी आपको याद रखनी है। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, इसमें अगर ये ln है यहाँ पे, तो ln की जगह जो ln है, ln की जगह मैं 2.303 लॉग लिख सकता हूँ, क्योंकि ln तो नेचुरल लॉग होता है जो कि 2.303 लॉग के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैं 2.303 लॉग लिख देता हूँ, 2.303 लॉग। अब देखो ये जो 2.303 है इसको मैं इधर कर देता हूं, तो log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 T2 T1। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। इसमें देखो इसमें K1 क्या है, K1 जो है किसी एक जो टेम्परेचर T1 है उस पे रेट कांस्टेंट है, और K2 क्या है, K2 जो है अगर टेम्परेचर T2 कर दिया तो रेट कांस्टेंट क्या है, वो K2 है। और ये क्या है, यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी जो कि दे रखी होगी। R वो हमें पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T2 T1 वो तो टेम्परेचर दे ही रखा होता है, वो भी हमें पता होता है। अब देखो चैप्टर तो यहाँ पे सारे टॉपिक्स खत्म हो गए, बट अभी आपको जाना नहीं है। अभी तीन हाईली इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो चलो वो तीन क्वेश्चंस को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर। अब जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं तो सारी की सारी इक्वेशन दिमाग में घूमनी चाहिए कि कौन कौन सी इक्वेशन पड़ी थी, लॉग ln ये सब। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज डबल ऑफ 90% कंप्लीशन। यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि जो टाइम 99% कंप्लीशन में रिक्वायर होता है, जैसे 99% रिएक्शन जब कंप्लीट हो गई, वो जो टाइम है वो बराबर होता है, डबल होता है इसके 90% कंप्लीशन के। यही बोला है, यही प्रूफ करना है। अगर ये मैं प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाए, यही शो करना है मेरे को। तो इसको करेंगे कैसे, तो देखो हमें टी का फॉर्मूला पता है। टी का फॉर्मूला क्या है, याद करो, 2.303 अपॉन में के लॉग जितना था अपॉन में जितना बचा, है ना। ऐसे याद करने के लिए बोला था, जितना था अपॉन में जितना बचा करके। तो अब एक बात समझो ध्यान से कि अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां लगाऊं T99 में, T99, तो T99% जो है वो बराबर मैं लिखूंगा 2.303, ये तो नहीं बदलने वाला है ना, और के भी के रहेगा। लॉग R0 अपॉन R में देखना थोड़ा चेंजेस होगा क्या। T99 का मतलब ये कह रहे हैं कि जो रिएक्शन है उसमें से 99% जो है वो रिएक्टेंट जो था वो प्रोडक्ट बन गया, है ना। तो बचा कितना, बचा कितना फिर, तो अगर मान लो 99% चला गया, फॉर एग्जांपल मान लो जो R0 है, शुरू में हमारे पास रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन थी, मान लो वो 100 है, 100, यूनिट को छोड़ो अभी। क्यों यूनिट को क्यों छोड़ो भाई, जब ये डिवाइड होगा आपस में तो यूनिट कट नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि R0 मानो 100 है, 100 था, लेकिन अब वो 99% कंप्लीट हो चुका है। 99% कंप्लीट का मतलब क्या, 99%, इसमें से 99 100 है ना, ये इसमें से 99 जा चुका है। यानी कि जो R है वो क्या होगा, जितना पहले था उसमें से अब 99 जा चुका है। भाई ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि 99% कंप्लीशन, देखो 50% कंप्लीशन था तो 50 माइनस करते, क्योंकि 50% चला गया था। लेकिन अगर पहले 100 था तो बाद में 99% कंप्लीशन में 99 चला गया, तो बचा कितना, 1। तो मैं R0 की जगह 100 डाल देता हूं और R की जगह 1 डाल देता हूं, 100 अपॉन 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या मैं 100 को 10 की पावर 2 लिख सकता हूं, है ना। अब मैं ऐसे क्यों लिख रहा बताता हूं, देखो 2.303 अपॉन में के, और ये 2 जो ये देखो log 10, अगर कोई हमें पता है कि जो log होता है और log m की पावर अगर n होता है तो ये क्या बन जाता है, n log m बन जाता है। यानी जो पावर होता है वो आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में, यानी कि जो ये 2 है ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 2 log 10।
log 10 क्या होता है? log 10 तो 1 होता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, तो इधर हम लिख सकते हैं 2.303 अपॉन के मल्टीप्लाई 2, और ये क्या है? T99% है। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको। अब T99% निकाल लिया, T90% निकालते हैं। T90% तो वो क्या होगा? 2.303 अपॉन में के लॉग, और आर नोट देखना पड़ेगा इसमें। आर नोट जो है शुरू में 100 था, लेकिन जब 90% कंप्लीट हो गया, 90 जो है मैं माइनस करूंगा, यानी कि आर निकालने के लिए मैं जो आर नोट पहले था 100, उसमें से 90 माइनस करूंगा तो 10 आएगा मेरा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा आर नोट की जगह 100 और आर की जगह लिखूंगा 10, तो 0 से 0 कट गया, ये log 10 बचा, और log 10 1 होता है, तो ये आ गया 2.303 अपॉन के मल्टीप्लाई 1, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ये T90% है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले को ले लूं सिर्फ इतना और ये इतना, तो बात तो वही है। तो यानी कि T90% जो है वो इसके बराबर है यहाँ पे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या 1 एंड 2, ये T90% वहां ले लेते हैं, T99% इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई T90%, और यही तो प्रूफ करना था भाई, है ना। तो ये सवाल एग्जाम में 3 मार्क्स का आ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट 1.15 into 10 की पावर -3, ये रेट कांस्टेंट यानी के दे रखा है, यूनिट देखो तभी तो पर सेकंड यूनिट है। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम, मतलब कह रहे हैं कि 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेकन टू रिड्यूस टू, यानी कि वो 3 ग्राम बन गया। पहले आर नोट क्या था? आर नोट था पहले 5 ग्राम, और बाद में जितना था मतलब 5 ग्राम, और जितना बचा तो वो 3 ग्राम बचा, रिड्यूस टू 3 ग्राम लिखा है ना, यानी कि 3 ग्राम हो गया, ऐसे बोला इन्होंने। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है हाउ लॉन्ग, यानी कि टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालूं? मुझे तो ये फॉर्मूला आता है टाइम का, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 और नीचे के आ जाएगा, और लॉग आर नोट अपॉन आर, तो इस फॉर्मूले को लगा देते हैं, आ जाएगा आंसर 2.303, और के की जगह क्या रखना है? 1.15 इंटू 10 टू दी पावर -3 लॉग आर नोट, यानी कि 5 ग्राम, और आर क्या है? 3 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट गया। अब देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो 1 पॉइंट देखो, ये तो 1.15 है और ऊपर 2.30 है, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, और ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, तो ये 2000 बन जाएगा। 2000 मल्टीप्लाई लॉग 5 माइनस लॉग 3, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इसको। मैंने बताया तो था कि जब लॉग m अपॉन n होता है, तो इसका मतलब होता है लॉग m माइनस लॉग n, है ना। तो अब मैं log 5 की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए फिर, तो log 5 होता है 0.69, और log 3 क्या होता है? log 3 होता है 0.47, तो ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, हमारा आंसर आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई log 5 जो है 0.69 माइनस 0.47 आ गया, तो 2000 मल्टीप्लाई, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.22, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 जीरो है और यहाँ पे पॉइंट है, तो ये 3 आगे खिसकेगा, 1 2 3, तो 220 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 440 सेकेंड। तो कितना टाइम लगा इसको? 440 सेकेंड लगे। अगर मिनट में पूछेंगे तो 60 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना आपको, जो मैंने अभी किया है, ये ना प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी का भी है और प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने बहुत जरूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, भाई ये क्वेश्चन कर लो। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना, मेन में जो भी इंपॉर्टेंट है उसको करके रखो, सही रहेगा। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है डबल हो जाती है अगर मैं इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन करूं 298 केल्विन में, ये कह रहे हैं। यानी ध्यान से सुनना, यानी जो टेम्परेचर T1 था वो 298 केल्विन था, उसमें मैंने इंक्रीज कर दिया 10 केल्विन का, तो अगर 10 केल्विन इंक्रीज करता है T2 बराबर पहले वाले टेम्परेचर में
10 केल्विन ऐड कर दूं अगर मैं, क्योंकि इंक्रीज बोला है, तो 298 में अगर 10 जोड़ू तो 308 आ जाएगा। आ गया। अब इसके बाद T1 और T2 हमारे पास है। और एक और चीज इन्होंने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स मतलब कि भाई जब T1 टेम्परेचर था तो K1 अगर 1 था, तो अब जब टेम्परेचर जब T2 हुआ तो K2 जो है वो डबल हो गया। 1 का डबल 2 होता है, तो डबल कर दिया। तो जो K2 है वो 2 है और जो K1 है वो 1 है, ऐसा हमने मान लिया अपने तरफ से। ठीक है। अब देखो हमें फॉर्मूला पता है अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन हम जानते हैं, वो क्या होता है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 T2 T1। ये है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को डालो और फिर उसके बाद सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो ये है log 2 K2 अपॉन K1। अगर मैं K2 और K1 का रेशियो निकालो तो 2 आएगा, बराबर ये हमें निकालना ही है। ये मतलब एक्टिव, देखो बोला है ना एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, और 2.303 मल्टीप्लाई आर की जगह क्या आएगा 8.314, इसकी वैल्यू होती है आर की। अब T2 क्या है, T2 है 308 माइनस T1 क्या है 298, और नीचे क्या है, नीचे है 308 मल्टीप्लाई 298, ये मल्टीप्लाई में। तो अब इसको सॉल्व करो, ये को ये यहीं पर रहने दो, बाकी सारी वैल्यूज को इधर ले जाओ, तो देखना कैसे होगा। ये बराबर ये इधर आ गया, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3 मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314, ये हो गया। और 308 और 298 भी मल्टीप्लाई करना भैया, अभी 308 मल्टीप्लाई 298, फिर उसके बाद ये सारे इधर चले गए। अब इसके बाद ये 308 माइनस 298 नीचे आएगा, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा 10। अब देखो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, तो अगर मैं करता हूं तो रफली मेरा आंसर 2.303, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। जो नीट वाले बच्चे उनको तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको जब ऐसे सवाल दे जाते हैं तो भाई टाइम की कमी होती है, तो टाइम की कमी की वजह से कर नहीं पाता, तो भाई याद रखो डायरेक्ट नीट वाले बच्चे। 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है लगभग लगभग 19 ले सकते हो आप। ठीक है, तो अगर मैं इसकी जगह 19 ले लूं तो ये हो जाएगा 19, देखो ऊपर इसकी जगह 19 आ गया, तो 0.3 को 19 से मल्टीप्लाई करो तो 19 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 या 57, तो 5.7 आया मल्टीप्लाई 3। देखो ये जो 10 है इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ पॉइंट बनाने के लिए, तो ये 30.8 हो गया मल्टीप्लाई 298। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं जल्दी से। 298 308 मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 64, हाँ से लगा 6, तो 8 8 72, 72 और 6, 72 और 6 कितने हुए 78, 7 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने हुए 16 और 7 23। फिर उसके बाद 0 है तो यहाँ पे 2 बार कांटे लगेंगे, फिर 8 तिया 24, हाँ से लगा 2, फिर 9 तिया 27, 27 और 2, 27 और 2 कितने हो गए 29, हाँ से लगा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, तो ये आ गया 4 8 7 1 9, है ना, यहाँ तक पहुंच गए हम। और एक पॉइंट भी आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है ना, एक के बाद पॉइंट है, एक बंदे के पास पीछे से एक बंदे के बाद पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब इसके बाद 5.7 से मल्टीप्लाई, इसको 5.7 से मल्टीप्लाई भी करना है अभी, तो करो 7 चौक 28, हाँ से लगा 2, 7 8 56, 57 58, हाँ से लगा 5, 7 7 49, 49 और 5 कितने हुए 54, 5 7 एकम 7 12, हाँ से लगा 1, 7 9 63, 64 आ गया ये। फिर इसके बाद हम करेंगे इसको 5 चौक 20, 2 5 8 40, 40 और 2 42, हाँ से लगा 4, 5 7 35, 35 36 37 38 39, 3 5 एकम 5 6 7 8। देखो कुछ कुछ बच्चों को ये तक भी सॉल्व करना नहीं आता, पता है, आप बोलोगे कि मुझे तो आता है, तो भाई स्किप कर दो वीडियो, सिंपल सी बात है। लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता तो उनको तो मैं करके बताऊंगा ही, है ना। तो कहां तक पहुंच गए थे हम, 5 एकम 5 8 आ गया था ये,
5 सत्ते 35 करके फिर ये 8 आ गया, 5 निम 45 आ गया ये। अब देखो 8 8 4 और 2 आ गया 6, 9 और 2 आ गया 11 आ गया, तो ये हो गया 13 1, तो इसके बाद ये हो गया 12 1 52। तो अब देखो ध्यान से देखना, 2 पॉइंट्स है तो आंसर में 2 पॉइंट पीछे लगाओ, तो ये लगभग आ गया 52,352 और 316 आ गया है ना, 52,316 पॉइंट के बाद एक नंबर ले लेते हैं, 8 8 ले लिया, चलो ये ले लिया पूरा 8 8, तो ये आ गया हमारा। और एनर्जी है तो जूल में आएगा, पर मोल जूल पर, और एनर्जी है तो पर जूल पर मोल में आएगा, जूल पर मोल। हम एक काम करते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो अगर मैं 1000 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 52.3, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर लिखते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। 52.3 जूल पर मोल, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ गई 52.3 जूल पर मोल। और ये हमने ना अप्रोक्स निकाली है, अप्रोक्स कैसे भाई भूल गए, यहाँ पे 19 करा था अप्रोक्स करके, है ना, तो इसीलिए हमारी जो ये एनर्जी है ये अप्रोक्स इतनी है। एग्जाम में भी ऐसे करके आओगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। अब आपका अगर ये क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस आया है तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लगाने हैं और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा करके देखने हैं, तभी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। और अगर आपको बाकी के चैप्टर भी देखने हैं तो भाई इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और जाके बाकी चैप्टर्स को देखो, उनको भी मैंने इसी तरह से कवर करा है। आपके लिए मैंने सच्ची में बहुत मेहनत करी है 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए, तो जाके इन लेक्चर्स को देखो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।